नमस्कार, गुड इवनिंग हमारे सभी व्यूअर्स को। और आज इस स्पेशल वीक जो भारत के लिए ऐतिहासिक वीक में कन्वर्ट हो गया है, तो उसमें हम अपना वीकली चर्चा को विराम देते हुए आज का पूरा हमारा जो भी हम चर्चा करेंगे वो भारत की महिला टीम को समर्पित है। तो उसी पे हम बात करना चाहेंगे। संडे की रात और मंडे की अर्ली मॉर्निंग जो हुआ अभी भी मेरे को तो अनरियल सा लगता है। तो इसी चर्चा के लिए मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ धवल। और काफी टाइम मतलब संडे को हुआ तो हमने वीडियो बना नहीं पाए, ना ही सेमीफाइनल का हमने कुछ कर पाया, ना फाइनल के बाद हमने कुछ कर पाया। तो काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि एक वीडियो निकाला जाए और आज हमें टाइम मिला है, तो हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे इंडिया का कैंपेन, सक्सेसफुल कैंपेन। और बधाई हो आपको और सारे व्यूअर्स को कि हम वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के। तो धवल आप हमें लेके चले, हम शुरुआत करते हैं पहले सेमीफाइनल से। तो सेमीफाइनल की पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनल करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जैसा आपने कहा कि पहले हम लोग सेमीफाइनल पे चलते हैं और फिर फाइनल की बात करेंगे और फिर अंत में थोड़ा सा हम जर्नी को रिवाइंड करेंगे और कुछ हाई और कुछ टॉप परफॉर्मर और हाई मोमेंट्स की चर्चा के साथ हम अपने इस डिस्कशन को ख़त्म करेंगे। तो ये आज का हमारा ओवरव्यू है। तो सेमीफाइनल की बात करते हैं तो बहुत ही इनविंसिबल रिकॉर्ड के साथ ऑस्ट्रेलिया एंटर हुई और आई थिंक ओवरकास्ट कंडीशन थोड़े बहुत बने हुए थे और बारिश की भी चर्चा थी। उसके बीच एलिसा हीली का कमबैक हुआ और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो मैं कहूँगा खराब फैसला नहीं है। बड़े मैचेस में रन्स ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज दी वे टू गो, बट स्लाइटली मेरे को सरप्राइज हुआ था दो रीज़न से। एक तो आपने इसी टीम इंडिया के सामने 330 बहुत ही अच्छे से चेस किया था, तो एक तो टीम इंडिया के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहता अगर आपने पहले उनको बल्लेबाजी दिया होता उस सेंस में। और दूसरा आई थिंक नवी मुंबई में ड्यू ने काफ़ी मैचेस को इफेक्ट किया था, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। तो मेरे लिए तो वो हैप्पी टॉस टू लूज़ वाला सिनारियो था। मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की बात करूँ तो काफ़ी धमाकेदार शुरुआत की लिचफील्ड ने। आई थिंक क्या शतक मारा है और एलिसा पेरी ने उनको बहुत ही उम्दा सपोर्ट किया है। इंडिया की टीम ने भी थोड़ा लेट डाउन किया। आई थिंक इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, ओवरथ्रोज के बाउंड्रीज गए, एक्स्ट्रास भी काफ़ी मिले, तो इंडिया इतना शार्प नहीं लगा मुझे फर्स्ट हाफ में। और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक एक समय तो क्रूज कर रहा था। मेरे हिसाब से 350 से 375 का टारगेट उनके माइंड में था, जो आराम से हो सकता था, बट आई थिंक अंत उनका थोड़ा सा वीक रहा और उसके कारण जैसे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लीग गेम था, आई थिंक 330 पे इंडिया को सीमित रखा, ऐसे इंडिया ने 339 पे ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को और एंड के 5 ओवर्स में काफ़ी कम रन बने। तो 339 फिर भी बहुत ही डॉन्टिंग टोटल है, जो लिचफील्ड ने इंटरवल में बोला भी कि दे वुड हैव टेकन इट, बट क्रिकेट के मोमेंटम का गेम है। मुझे स्लाइटली ऐसा फील हुआ कि इंडिया फिनिश लिटिल ऑन हाई, तो एक होप के साथ मैंने वो इंडिया के चेस का वेट किया। तो इंडिया के चेस की कहानी मैं पुनीत से जानना चाहूँगा। इंडिया के चेस में जैसे प्रतिका रावल इंजर्ड हो गई थी और उनकी जगह पर डायरेक्ट शेफाली वर्मा ओपन करने आई, तो हम तो होपफुल थे कि भाई शेफाली वर्मा और प्रतिका रावल कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस है। शेफाली वर्मा हमको अच्छा शुरुआत देंगी और उन्होंने दिया भी, पहले ओवर में उन्होंने बढ़िया चौका लगाया, लेकिन यही है वो ज़्यादा खेल नहीं पाई और 10 रन पे ही आउट हो गई। और स्मृति मानधना भी उन्होंने भी एक आध अच्छे शॉट लगाए थे, लेकिन वो भी उनका जो आउट का जो डिसीजन था वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि आपको अल्ट्रा एज में दिखा रहा था कि स्पाइक लगा है, लेकिन उनका जो रिएक्शन था उससे पता चल रहा था कि कोई मतलब कोई बैट से छुआ नहीं है, तो उसमें कंट्रोवर्सी रही। लेकिन फिर भी अब टेक्नोलॉजी ने कह दिया कि आप आउट हो, तो आउट होना ही था। 59 फॉर 2 10 ओवर के आसपास। तो यही था कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो मोमेंटम चला आया है पिछले 2 वर्ल्ड कप से, अनबीटन रही है, तो इस मैच में भी कोई नया हमको होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन क्रीज पे आती है हरमनप्रीत कौर, जिनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन द नॉकआउट सबसे बेस्ट रिजल्ट, क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है। आप अगर 2017 की वर्ल्ड कप की बात करें तो उधर भी उन्होंने 171 बनाया था। अगर आप T20 वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, भले इंडिया हार गई थी। अगर आप कॉमनवेल्थ फाइनल की बात करें तो वहां पे भी उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेली थी कि इंडिया को, मतलब हरमनप्रीत और ऑस्ट्रेलिया इन द नॉकआउट्स एक ऐसा लव अफेयर है। हाँ, ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हरमनप्रीत और सामने थी जेमिमा रॉड्रिक्स, जो जिनको काफी कुछ आंसर करना था, हालांकि उन्होंने आंसर कट दिया था न्यूजीलैंड की मैच में। आते ही उन्होंने मतलब ब्लिस्टरिंग नॉक खेला था, जिसकी वजह से हम 340 पहुंच पाए थे।
तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने काफी हद तक इंडिया को गेम में रखा। लेकिन वही होता है ना कि जब हरमनप्रीत रहती हैं और तब तक हमको लगता है कि हम ये मैच जीत जाएंगे, कि वापस पुरानी स्क्रिप्ट चल रही थी कि हमको एक टाइम पे लगा कि हम ये मैच पर आराम से नहीं, बट हम जीतने की ओर है। लेकिन हरमनप्रीत ने एक गलत सा शॉट खेला, आउट हो गई। तो फिर सब ऐसे ही लग रहा था कि वो स्क्रिप्ट वापस रिपीट हो रही है, अब हम वापस कोलैप्स करेंगे। और हम, लेकिन सामने जो खड़ी थी जेमिमा रॉड्रिक्स, उनका इरादा कुछ और था कि भाई इस बार हमें जो जो रिजल्ट है उसको बदलना है। और लेकिन काफी थक गई थी वो, और हम देख रहे थे कि उनसे मतलब भागा नहीं जा रहा था, उनसे शॉट्स खेले नहीं जा रहे थे। लेकिन और हमारा जो बॉल और बैट का जो डिफरेंस था वो काफी बड़ा था। लेकिन उनका साथ दिया सामने पहले दीप्ति शर्मा ने, उन्होंने थोड़े शॉट्स लगा के उनके ऊपर जो प्रेशर था उसको ईज किया। फिर ऋचा घोष आए, तो ऋचा घोष ने तो मतलब पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। 24 बॉल में 29 रन का जो इक्वेशन लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर वो भी आउट हो गई। फिर वापस वही डर था कि कहीं हम यहाँ से भी फिसल ना जाए। लेकिन जेमिमा एंड तक खड़ी रही, और मतलब देखा जाए तो हम अगर हरमनप्रीत के इनिंग्स को सबसे बेस्ट कहते हैं 2017 की, तो मेरे ख्याल से ये उससे भी बेस्ट इनिंग्स है, क्योंकि ये अंडर प्रेशर आया, चेज में आया, एंड व्हेन यू वर चेजिंग 339। तो मुझे लगा कि ये इंडियन वुमेन्स के हिसाब से ये सबसे बेस्ट इनिंग्स आई जेमिमा रॉड्रिक्स की अंडर प्रेशर। और उस टाइम पे जब वो काफी थक चुकी थी, काफी मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं रहा था, और लास्ट में हम जीत गए। और सबसे मतलब इंडियन वुमेन्स में, वुमेन्स ओडीआईज में सबसे हाईएस्ट चेज हमने नॉकआउट्स में देखे, और मेन और वुमेन नॉकआउट में इतना बड़ा चेज तो कभी हुआ ही नहीं है। तो काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड इंडिया ने स्थापित किए, और बहुत मजा आया। और लास्ट में उन लोग के आंसू इतने निकल गए कि मेरे को डर था कि कहीं हम फाइनल में ये आंसू फाइनल का हम पूरा आंसू अभी तो नहीं निकाल दिया, तो फाइनल में क्या होगा। लेकिन काफी इमोशनल मोमेंट था, और देख के काफी अच्छा लगा और मजा आया। ऑस्ट्रेलिया को लास्ट टाइम भी हमने ही हराया था सेमीफाइनल में, और इस बार भी हमने ही हराया। बीच में वो अनबीटन थी, तो काफी मजा आया और हम फाइनल में पहुंचे। तो धवल, आपकी टेक बताइए इंडिया के इस मैग्निफिसेंट विन के बारे में। मैं अपने आप को अगर डिफाइन करना चाहूंगा तो मेरे लिए वो एक 50 या 60 सेकंड की रील बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहाँ स्नेह राणा, स्मृति मंदाना भाग रही हैं और जेमिमा को गले लगा रही हैं। वहाँ हरमनप्रीत अपने कोच साहब को गले लगा रहे हैं और उनके आंसू बह रहे हैं, वहाँ जेमिमा के बह रहे हैं। तो वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि पीपल डोंट रियलाइज, आई थिंक हमने बहुत पहले से भी बात किया है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप की अभी इतनी अचीवमेंट हो गई तो अभी सब बात कर रहे हैं, विच इज़ गुड। बट हम लोग ने पहले से ही ऐसा देखा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट द व्यूअरशिप, टू गेट ऑन पार विद द मेंस टीम और वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप पर वो डाउट भी आने लगता है जब आप 3 मैच लगातार हारी थी लीग में, तो वो फिर से वही चीज़ें रीसर्फेस होने लगी। तो मेरे हिसाब से वो एक आउटबर्स्ट था जो बहुत ज़रूरी था, और आई वॉज ग्लैड कि दे शोड देयर इमोशंस। बट इसके साथ साथ फाइनल पे भी फोकस किया, और मेरा भी वही डर था कि समटाइम्स आप इतना ब्लैंक हो जाते हो ऐसे इमोशंस के बाद कि यू माइट नॉट टर्न अप ऑन फाइनल। बट आई थिंक हम सबको हमारी लड़कियों ने बताया कि दे आर सुपर स्ट्रॉन्ग बोथ मेंटली फिजिकली, एंड दैट्स व्हाई वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। बट इट वाज एन अमेजिंग टूर्नामेंट। तो ठीक है, आई थिंक हम संडे पे मूव करते हैं। थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, आई थिंक 2 घंटा लेट स्टार्ट हुआ, 5 बजे स्टार्ट हुआ, फिर भी फुल मैच था। तो पता तो चल गया था कि विनर मंडे की सुबह यानी 12 बजे के बाद ही डिसाइड होगा। बट आई थिंक मेरे लिए फिर से गुड टॉस टू लूज हो गया, क्योंकि पिच स्टिकी नहीं थी। जनरली ऐसी फीलिंग थी कि स्टिकी विकेट होगी बारिश के बाद तो वो पहले 10 ओवर मूव करेगा, बट मेरे को पहले 10 ओवर में लगा कि सबसे प्लेसिड ट्रैक था वो, और स्मृति और शेफाली ने अच्छा स्टार्ट दिया। आई थिंक 64 या 63 पे शून्य था जो हमारा बेस्ट स्टार्ट था। तो मेरे हिसाब से गुड टॉस टू लूज अगेन। और ड्यू नहीं आया क्योंकि बारिश का माहौल बना रहा था, तो ड्यू नहीं आया, तो आई थिंक हम लोगों को वो नुकसान नहीं हुआ। और आई थिंक ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद मैं अगर लास्ट स्कोर देखूंगा तो मैं लिटिल डिसअपॉइंटेड था, मगर मेरे हिसाब से बीच में जो कलेप्स आया उसके बाद दीप्ति ने, और एंड में आई थिंक रिचा के अगेन बहुत ही इनवैल्यूएबल 34 रन्स। आई थिंक रिचा मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रही है इस टूर्नामेंट में। ज़्यादा बातें उनकी नहीं होगी, आई थिंक स्मृति, दीप्ति और जेमिमा की वो इनिंग और शेफाली का वो परफॉर्मेंस याद किया जाएगा, मगर आई थिंक रिचा ने अनदर वाइटल कैमियो खेला। और हम लोग एक समय जब 260-270 पे फिनिश करते उसकी जगह हमने 298 पे फिनिश किया, जो फाइनल में बहुत ही अच्छा स्कोर है। आई नो कि वुल्फार्ड थी, मैरेजन कैप थी और डी क्लार्क, और 9 नंबर पे डी क्लार्क थी, तो बहुत ही डाउंटिंग अफ्रीकन लाइनअप थी। बट 298 देख के मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस लगा। और
आई वाज सुप्रीमली हैप्पी फॉर शेफाली। आई थिंक उनके लिए एक रिडेम्पशन स्टोरी थी, बट उनका पार्ट 2 भी बाकी था फील्डिंग में, वो मैंने नहीं सोचा था, बट 87 रन की अमेजिंग इनिंग खेली और एबली सपोर्ट बाय स्मृति और दीप्ति और रिचा एट द एंड। तो एक गुड टोटल था, नॉट अ विनिंग टोटल बाय एनी इमेजिनेशन, क्योंकि अफ्रीका की टीम डेंजरस थी, बट स्टिल अ गुड टोटल। फिर से मैं जानना चाहूँगा आपसे, कैसा रहा चेज, क्या आपकी फीलिंग थी हाफ मार्क पे, और व्हाट्स नेक्स्ट? जैसे स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका ने, तो अगर आप पार्ट टू कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का स्कोर लगभग सेम ही चल रहा है। आई थिंक 100-125 रन तक दोनों का मतलब थोड़ा ही ऊपर नीचे होगा। विकेट्स भी सेम थे, रन्स भी सेम थे, और वुल्फार्ट जो जिन्होंने ब्रिलियंट 100 लगाया था अगेंस्ट इंग्लैंड, 168 रन मारे थे, उन्होंने वहीं से वो ये इनिंग्स चालू की थी इंडिया के सामने, और उन्होंने इधर भी बहुत अच्छी सेंचुरी लगाई। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था वो शेफाली का की बॉलिंग थी, क्योंकि हाँ, जब वो बॉलिंग, क्योंकि राधा यादव काफी महंगी साबित हुई थी और स्टार्टिंग में दीप्ति को भी काफी रन पड़े थे, तो हमको लगा कि भाई शेफाली भी ऑफ स्पिनर ही है, वो कोई मतलब रिस्क स्पिन वगैरह नहीं करती, तो उनको भी मार पड़ेगी। लेकिन हुआ पूरा उल्टा ही, उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिए, एक सुने लूज और बाद में फिर मारियन कैप। मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी वुल्फार्ट के साथ टिक जाता तो सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिए, और जिसकी वजह से मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन फिर भी बाद में डिकर्सन ने के साथ वुल्फार्ट की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जो वापस थ्रेटनिंग लग रही थी। और मतलब क्या कहते हैं कि जब भी आप देखोगे तो इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो कंपैरिजन था स्कोर का, वो सेम ही चल रहा था, और सबसे इंडिया के लिए सबसे खतरे वाली चीज थी कि वुल्फार्ट खेल रही थी, क्योंकि हमने इंग्लैंड वाले मैच में भी देखा था कि वुल्फार्ट एट द एंड ऑफ द इनिंग्स वो काफी एक्सेलरेट कर सकती हैं, और हमें पता है कि अगर आपके पास सलामी बल्लेबाज है तो आप कोई भी टोटल आप चेस कर सकते हो, और ये टोटल कोई ज्यादा नहीं था, क्योंकि ये सेम पिच थी जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था और इंडिया ने 340 रन बनाए। तो डर तो, और फाइनल का प्रेशर है, डर तो था ही और लगेगा। लेकिन बाद में दीप्ति का जो बाद में जो स्पेल आया, पहला स्पेल तो उनका खराब रहा था, काफी महंगा था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा यॉर्कर दिया डेकरसन को और उनको आउट किया, और उसके बाद जो है मेरे को लगता है कि पूरा गेम ही शिफ्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 4 विकेट लिया अपने दूसरे स्पेल में, और सबसे बड़ा विकेट लिया वुल्फार्ट का। लेकिन वुल्फार्ट का विकेट उन्होंने लिया, लेकिन आई थिंक उसका सारा जो क्रेडिट है वो अमनजोत को जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूर्य वाला मोमेंट जो हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था, वही मोमेंट अमनजोत ने हमको वापस रिकैप करवा दिया, और काफी बढ़िया कैच था। और वो जब विकेट गिरा तो उसके बाद हमको यकीन होने लगा कि भाई हम ये मैच जीत रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे को दिख रहा थी तब भी डर था मेरे को, मैं सच बताऊं। हाँ, क्योंकि उन्होंने लगातार 3 बॉल पे 3 चौके मार दिए थे, और एक जमीमा ने कैच भी ड्रॉप किया था उनका। हाँ, एक उनका कैच ड्रॉप किया था और 3 बॉल पे 3 चौके मारे थे, इवन 8 या 9 विकेट गिर गया था फिर भी। तो मतलब एक डर तो था ही, लेकिन दीप्ति शर्मा का मतलब क्या कहें कि दिन था, उन्होंने मतलब 4 विकेट तो बॉलिंग से लिए, एक रनआउट किया, तो 5 के 5 विकेट उन्होंने लिए बात के, और बहुत ही जल्दी मैच खत्म कर दिया। अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे तो 52 रन से जीता है, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो हम लोग काफी आराम से जीते, वन साइडेड। और क्लाइमेक्स देखिए कितना मस्त हुआ, दीप्ति शर्मा तो बॉलिंग कर ही रही थी, कैच पकड़ा किसने, हरमनप्रीत ने। मतलब ये जब ये वर्ल्ड कप चालू हुआ था तो सारी प्लेयर्स का यही कहना था कि वी हैव टू डू इट फॉर हरमन, वी हैव टू डू इट फॉर हरमन। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये हरमनप्रीत का लास्ट वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन होना चाहिए। ओडीआई मुझे नहीं पता, हो सकता है। हाँ, ओडीआई में ये लास्ट वर्ल्ड कप है उनका, तो एक बहुत ही बढ़िया उनके लिए एंडिंग हुई कि वो कैच उनके हाथ में आया, और फिर तो बात ही क्या कहना है। आप क्या कहते हैं इसके? मेरे लिए आई थिंक जो आयरनिकल मोमेंट था, जो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, नवंबर का महीना था, मुंबई में फाइनल था और रोहित शर्मा स्टैंड्स में थे, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे को उनके भी थोड़े से भावुक चेहरा मुझे फील हुआ, क्योंकि वो यादें तो आई जाती हैं। 2 साल पहले अहमदाबाद में जो हुआ था, तो आई वाज सो हैप्पी टू सी रोहित, हरमन। और फिर उसके बाद मेरे को जो दूसरा मोमेंट अच्छा लगा कि वो वुमेन्स टीम जब मार्च कर रही थी, तो उन्होंने झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, मिथाली राज, आई थिंक इन सबको जो वर्ल्ड कप दिया, जो रिस्पेक्ट दिया, आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि ये सब जो फीमेल क्रिकेटर्स थी बहुत ही लेजेंड रही हैं। झूलन की कहानियाँ आप देखो, या मिथाली राज की बात करो, या अंजुम की बात करो, तो आई थिंक ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दे हैव नॉट फॉरगॉटन दोज वॉरियर्स, जिनकी वजह से वुमेन्स क्रिकेट को इतनी ख्याति मिली भारत में। तो आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट। और उसके बाद हरमन का वो वर्ल्ड कप लेने का स्टाइल,
आई थिंक रोहित को बहुत बड़ी कंपटीशन मिली है, या मैं तो बोलूँगा अभी रिसेंटली मेमोरी के हिसाब से रोहित से भी बेटर स्टेप्स किए और शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और उसके बाद आई थिंक जेमिमा और स्नेहा राणा ने बहुत सारे अलग अलग पोजेज और वो बनाकर हमको काफ़ी मोमेंट्स दिए, तो आई वाज वेरी हैप्पी। आई थिंक मैं यूजुअली 1:30 2 बजे तक जगने वाला बंदा नहीं हूँ, मगर मैंने उस दिन 2:30 बजे तक पूरा एनालिसिस देखा है और उसके बाद भी मन नहीं भर रहा था, बट फिर मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत सोना होगा। उसके बाद सुबह उठ के भी वापस रील्स देख रहा था। तो आई वुड से आई स्टिल समटाइम्स फील कि ये मैजिक था, बट आई एम सो हैप्पी कि गर्ल्स क्रिकेट में जो एक रिवॉल्यूशन की बात हमने टूर्नामेंट से पहले की थी, आई थिंक वो अब आ चुका है। बीसीसीआई ऑलरेडी अनाउंस 51 करोड़ and I think women's team is in Delhi. I am expecting them to meet our honorable prime minister as well tomorrow, I think. So I'm glad with all the accolades coming for them. और men's dominated sports में I think अब उन्होंने अपनी खुद की एक जगह बना ली है, तो I'm very happy for them. और इससे ज़्यादा अच्छी अंत हम सोच नहीं सकते थे। तो चलिए मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा इन टर्म्स ऑफ हाउ यू सी दिस कैंपेन। तो हमने सेमीफाइनल फाइनल की बात कर ली है, आपके लिए कौन कौन से खिलाड़ी थे जिनके परफॉर्मेंस ने आप पे एक गहरा मार्क छोड़ा है? तो आप अपने पसंदीदा 3 खिलाड़ी और उनके कुछ इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे पहले नंबर पे आएंगी, मतलब ऐसा तो नहीं, बट मैं पहले नाम लेना चाहूँगा स्मृति मंदाना का, क्योंकि स्मृति मंदाना का उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पहले 3 मैचेस उनके सही नहीं रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने जो इनिंग्स खेली, एक्सेलरेशन के साथ खेली, वो देख के काफी मजा आया। तो और न्यूजीलैंड के सामने व्हेन यू नो डू एंड डाई सिचुएशन थी, उस टाइम उन्होंने अपना ए गेम लेके आई वो बाहर और ऐसा टोटल खड़ा किया कि हम वो मैच आराम से जीत गए। तो डेफिनेटली स्मृति मंदाना रहेंगी इस लिस्ट में। और उसके बाद भले कोई कुछ भी बोले, कितना भी उनका फॉर्म डाउन हो जाए, लेकिन मैं उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। हरमनप्रीत कौर, मैं उनको 2017 से देख रहा हूँ और मैंने उनका एक बात नोट किया है कि जब भी प्रेशर वाला सिचुएशन होता है तो वो हमेशा खड़ी होती है और हमेशा वो रन बनाती है। तो और उनका जो इनिंग्स था सेमीफाइनल में, वो काफी मतलब उस इनिंग्स की वजह से ही जेमिमा इतना आगे कर पाई वो, क्योंकि अगर हरमनप्रीत का साथ नहीं मिलता जेमिमा को तो शायद हम वापस वही पुरानी स्टोरी दोहरा रहे होते और हम ये नहीं जीते। तो हरमनप्रीत कौर डेफिनेटली रहेंगी। और अगर आप पर्टिकुलरली एक इनिंग्स की बात करेंगे और पूरे टूर्नामेंट की बात नहीं करेंगे, तो जेमिमा का सेमीफाइनल वाला इनिंग्स सबसे टॉप पे रहेगा अगर पर्टिकुलर एक इनिंग्स की बात करेंगे। इवन न्यूजीलैंड के सामने और सेमीफाइनल वाला इनिंग्स तो मतलब वो तो सबसे टॉप पे है, उसके ऊपर कोई इनिंग्स नहीं गिन सकते। लेकिन ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की बात करेंगे तो हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को भूल ही नहीं सकते दीप्ति शर्मा, क्योंकि स्टार्ट भी उन्होंने करवाया था श्रीलंका के सामने और एंड भी उन्होंने किया। श्रीलंका के सामने जब 6 विकेट गिर गए थे तो वो खड़ी हुई और विकेट्स तो उन्होंने हर मैच में लिए। इवन सेमीफाइनल में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो रोका, वो उनके लास्ट ओवर में जो 2 विकेट्स थे वो काफी काम आए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 350 का टारगेट आई थिंक स्कोर नहीं कर पाई। और बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा कैमियो किया और फाइनल में तो हम सब जानते ही हैं 58 वेरी इंपॉर्टेंट रन्स जो 298 तक हम पहुंचे। और जैसे मैंने कहा फाइनल में लास्ट 5 विकेट तो उन्होंने ही लिए, एक रन आउट और बाकी 4। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को तो हम भूल नहीं सकते। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो ऋचा घोष की इनिंग्स काफी याद आती है, लेकिन वो लूजिंग कॉज पे आई थी, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी और वो भी काफी यादगार इनिंग्स रही थी मेरे लिए। तो ये 4-5 हैं, ये 5 नाम है मेरे लिए जिनकी इनिंग्स और जिनकी बैटिंग इस पूरे टूर्नामेंट में मुझे काफी याद रहेगी और मेरे लिए काफी रहेगी। चलिए, आपसे सुन के अच्छा लगा। आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ द नाम्स ले लिए जो मैं लेना चाहता था, तो मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। मैं अगर मेरे एंड से 2-3 नाम लूँ तो एक तो मैं प्रतिका रावल का लूंगा। पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं, यंग खिलाड़ी हैं, 1 साल के अंदर हुआ है अभी उनको, मगर जो कॉन्फिडेंस दिखा है और उन्हीं की वजह से मैं बोलूँगा कि स्मृति भी कंफर्टेबल फील की है। तो और इवन कल के सेलिब्रेशन में, परसों के सेलिब्रेशन में जो टीम इंडिया ने उनको शामिल किया है, बहुत अच्छा लगा। तो प्रतिका रावल मेरे लिए एक रहेंगी कि शी शोड दैट शी बिलोंग्स और भारत के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा हेडक है कि प्रतिका, शेफाली और स्मृति तो डेफिनेटली स्मृति तो होंगी। तो आपके पास में भी आपका टॉप 3 तैयार हो रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मेरे लिए प्रतिका एक रहेंगी। उसके अलावा आई थिंक मैं श्रीचरणी से बहुत इंप्रेस हूँ। आई नो कि उनकी फील्डिंग में अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। शी हैज़ ड्रॉप्ड सम ईजी कैचेस, बट अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूँ तो शी ईजिली हैज़
been one of my pick of the spinners. She even has outbowled मेरे सबसे दीप्ति से भी बेटर बॉलिंग की है. आंकड़े सारी सच्चाई नहीं बयां करते मगर बहुत ही अच्छी बॉलिंग लगी है उनकी. तो श्री चरनी भी अपनी छोटी सी एज में शी हैज शोन कि शी आल्सो बिलोंग्स टू दिस. तो मैं एक बहुत ही लंबा फ्यूचर उनका भी देख रहा हूँ. और तीसरा मैं अनसंग बंदे की बात करूंगा. आई थिंक अमोल मजुमदार. आई थिंक इट्स नॉट इजी फॉर वुमेन्स टीम, स्पेशली जब रमेश पवार और उनके टाइम पे आई थिंक कुछ कंट्रोवर्सीज और वो सब इरप्ट हुआ था. तो वहाँ से आपको एक ट्रांजिशन फेज में जहाँ मिथाली राज एंड जुलन एंड ऑल दोस प्लेयर्स ईज्ड आउट एंड हरमनप्रीत एंड स्मृति बिकमिंग द सॉर्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द टीम. तो इतना ईजी नहीं था मगर ही हैज़ मैनेज दिस ट्रांजिशन अमेजिंगली वेल. तो आई थिंक ये तीन मेरे लिए स्टैंड आउट रहेंगे एज फार एज the people to look out for. तो आई थिंक ये तो हमने प्लेयर्स और उनकी बात कर ली. अंत में आई थिंक हम लोग मोमेंट्स की बात कर लेते हैं. आपके कुछ टॉप 3 मोमेंट्स आप बताइए जो आप इस वर्ल्ड कप के साथ कैरी करेंगे. टॉप 3 मोमेंट्स में फाइनल के ही हैं. जो हरमनप्रीत ने जो कैच पकड़ा वो तो मतलब हमेशा ऑन लूप चलता रहेगा जब तक कि इंडिया अगला कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत जाती. अब अगला T20 वर्ल्ड कप आने वाला है 2026 में. तो उसमें अगर सूर्या भाई कुछ कमाल कर जाएं तो जैसे अभी तक हमारे जहन में था सूर्या भाई का कैच लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का, तो अब हरमनप्रीत का ये कैच आया है. तो जब तक अगला कोई नहीं आएगा तब तक ये वो मोमेंट हम रहेगा साथ में. दूसरा अगर आप देखें तो नॉट पर्टिकुलरली इनिंग्स बट जेमिमा का जो वो जेस्चर था जीतने के बाद वो मतलब वो एज है अभी तक. और वो काफी इमोशनल मोमेंट आप कहें या फिर काफी खुशनुमा मोमेंट कहें तो वो एक मोमेंट मेरे जहन में हमेशा रहेगा इस वर्ल्ड कप के लिए. और तीसरा कहें तो आई थिंक जो दीप्ति ने पहले मैच में अट्टापट्टू को बोल्ड किया था और जो एग्रेशन दिखाया था आई थिंक वो भी एक काफी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए. तो ये 3 मोमेंट्स मैं याद रखूंगा इस वर्ल्ड कप. आई थिंक यहाँ पे भी आपने मेजर मोमेंट्स कवर किए तो मैं अगेन उनको रिपीट नहीं करूँगा. मेरे अगर कुछ पर्सनल मोमेंट्स की बात करूँगा मैं तो प्रतिका का आई थिंक वो 100 वो पहला शतक जहाँ पे मुझे बहुत काम लगी. नहीं तो जनरली पहले शतक और वो भी वर्ल्ड कप में आपने पहला अपना शतक मारा हो तो आप काफ़ी इमोशंस शो कर सकती हैं. तो मुझे वो काफ़ी कूल एंड कंपोज लगी. वो मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट था. और अगर मैं एक और बात करूँ तो आई थिंक वो इयान बिशप की कमेंट्री जहाँ पे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म हुआ है आई थिंक वो मेरे लिए गूज़बम्प मोमेंट था. मैं जनरली मैच हिंदी में देखा हूँ मगर वो रील मैंने डेफिनेटली देख के सोचा है कि हाउ कम आई मिस दिस इयान बिशप लेजेंडरी वॉइस. तो आई थिंक वो क्या वे में ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इट जबकि ही इज़ अ न्यूट्रल. तो दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट और डेफिनेटली द वॉइस यू वांट टू हियर व्हेनेवर यू आर क्लोजिंग द बिग मैचेस. तो वहाँ भी इयान बिशप डिड रियली वेल. और तीसरा आई थिंक मैं तीसरे को शेयर करूंगा. आई थिंक एक तो स्नेहा राणा और स्मृति का भागना और वो जेमिमा को गले लगाना. आई थिंक वो एक रेस भी थी जहाँ पे स्मृति ने स्नेहा राणा को हरा के आगे निकल गई थी और पहले पहुंची. तो वो काफ़ी वेल कैप्चर्ड था. और दूसरा आई थिंक वो हरमन का डांस करते हुए वो वर्ल्ड कप लेना और उसके बाद वो जो भी टीम इंडिया के मोमेंट्स थे अलग अलग सेलिब्रेशन के मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब दे वर वेल प्रिपेयर्ड ऑल्सो. ऐसा नहीं था कि वो लोग जीत गए तो उनको पता नहीं हाउ टू सेलिब्रेट. तो मुझे लगता है सेलिब्रेशन पे भी आई थिंक उन लोगों ने होमवर्क किया होगा क्योंकि इतने लेवल का सेलिब्रेशन आप रात के 12:30 बजे इमेजिन तो नहीं कर सकते. तो आप प्रिपेयर होकर आए. तो दैट शोज टू मी दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट साइड नाउ. और 6 महीने में होने वाले अगले वर्ल्ड कप में मेरे लिए तो डेफिनेटली कंटेंडर है. तो आई थिंक इन्हीं अच्छी यादों को मैं अपने साथ हमेशा रखूँगा अलॉन्ग विद द मोमेंट्स यू मेंशन. तो आई थिंक हमें जो चर्चा करनी थी आज वो हम लोगों ने कर ली है. मैं कुछ और बात करना चाहूँगा. जैसे अभी तो हमने वर्ल्ड कप की बात कर ली, लोगों ने देखा भी है तो इस पे तो क्या ही कहें. लेकिन जैसे वो अभी हम बात कर रहे हैं कि वुमेन्स क्रिकेट और इससे और आगे जाएगा और मतलब तो 2017 से ऑलरेडी ये शुरुआत हो गया था और 2017 में हम काफी क्लोज आए थे मैच जीतने के लिए. और लेकिन 2017 में एक पुश मिला था वुमेन्स क्रिकेट को. लेकिन उसके बाद वही रिपीट हार्ट ब्रेक्स और ये सब से हम आदी हो गए थे. और मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें हमेशा सेम विनर मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया का दबदबा इतना हो गया है कि वुमेन्स क्रिकेट को वो पहचान नहीं मिल पा रही क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं सेम. तो इस बार नया विनर मिला और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया हुआ है विनर जो सब क्रिकेट को रिलीजन मानता है. तो अब देखना होगा कि अब कैसी फॉलोइंग होती है वुमेन्स क्रिकेट की आगे चल के. ये क्या जो स्टेडियम्स हैं वो पैक्ड मिलेंगे आपको ब्रॉडकास्टर से जो उसका एडवर्टीजमेंट है या फिर उसकी चर्चाएं हैं वो उतनी होंगी कि नहीं होंगी
वो एक देखने लायक चीज़ रहेगी मेरे लिए तो, इस वर्ल्ड कप के बाद। और मैं आई थिंक मेरे को एक चीज़ याद आ गई, वो मैं पूरा करना चाहूँगा। आई थिंक लॉरा वोल्फर्ट के नाम के बिना मुझे नहीं लगता हमें शो ख़त्म करना चाहिए। सेमीफाइनल में 169, फाइनल में 101, एक एडिशन में 590 प्लस रन्स, वुमेन्स में आई थिंक काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो शी इज़ जस्ट 26, तो एंड शी हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 5K रन्स एज वेल, तो शी इज़ अ लेजेंड ऑलरेडी। एंड अभी जिस स्पीड से वो जा रही हैं, आई थिंक आई कैन डेफिनेटली सी कि साउथ अफ्रीका का सिल्वरवेयर खाली नहीं रहेगा। मेरी तो ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे वो बहुत कूल एंड कंपोज लगी हैं। इतने हार्ट ब्रेक के बावजूद वो अपने आप को अच्छे से संभाली हैं। तो मैं 2 शब्द तो लॉरा वोल्फर्ट के बारे में डेफिनेटली कहूँगा कि आई हैव बिकम हर फॉलोअर नॉट ओनली ऑन इंस्टाग्राम बट ऑल्सो हाउ शी नाउ कैरीज द साउथ अफ्रीकन टीम फॉरवर्ड। तो हेड्स ऑफ टू हर एंड द साउथ अफ्रीकन टीम। आई थिंक दे आर कमिंग वेरी क्लोज नाउ, चाहे मेंस T20 फाइनल हो या वुमेन्स में ये तीसरा फाइनल हो। तो आई थिंक डेज आर नॉट फार जब साउथ अफ्रीका को भी लिमिटेड ओवर्स का वर्ल्ड कप मिलेगा। तो I think on that note, we sign off again. It was a pleasure covering this entire series, जो incidentally हमारी first series भी थी क्रिक वाले पे, तो इससे ज़्यादा अच्छी शुरुआत हम नहीं सोच सकते थे। तो we are very delighted, और हम लोग का कैंपेन कंटिन्यू रहेगा फॉर आवर होम सीजन, एशेज एज वेल एज द वर्ल्ड कप। तो हमारे साथ जुड़े रहना, और हम और आपके लिए नया नया एक्सक्लूसिव कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।